हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है यूट्यूब चैनल गूगल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट्स करना है आपको देखने के बाद और शेयर आप लोग इसको कर देना। हमने बात की है नॉर्मल, जो अपने पिछली बात हुई है उसमें हमने कंप्लीट कर लिया है कि संविधान के विशेष तथ्यों के साथ विशेष तथ्य क्या क्या है, उन सब के बारे में हमने बात कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं शेड्यूल, अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। फिर अपना अगला संविधान के स्रोत यानी संविधान के जो सोर्स हैं वो कहाँ से कौन सा प्रावधान लिया गया है, और उसके बाद हम नॉर्मल सी बात कर लेंगे। भागों पर भी हम बात करेंगे। हमारे 25 भाग हैं, 22 भाग हैं, और कैसे 22 हैं और कैसे 25 भाग हैं उनकी भी हम चर्चा कर लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पहले अनुसूचियों के बारे में। कंप्लीट अनुसूची हमारी वर्तमान में कितनी है, संविधान के लागू होने के समय कितनी थी, कौन सी में क्या प्रावधान कब किया गया, सबकी हम चर्चा करने वाले हैं। और इसको आप लोग शेयर कर देना देखने के बाद, और मेरे लिए तो आप लोग इतना कर ही सकते हो, इसको आप लोग शेयर कर दो और सब्सक्राइब चैनल को आप लोग कर लेना, ठीक है। यदि आपने नहीं किया है तो गोकुल स्टडी टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत, शेड्यूल या फिर अनुसूची। अनुसूची नॉर्मल तौर पर होती क्या है, थोड़ी सी इसकी हम बात कर लें। आपने देखा होगा एक हमारे पास बुक होती है और उस बुक में लिखे होती हैं, यहाँ पर अनुसूची बनी हुई होती है या फिर शेड्यूल, यानी ये वाले पार्ट इसमें इतने होंगे, ये पार्ट इसमें होंगे, यानी अनुसूची फर्स्ट में ये प्रावधान होगा, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये और फिफ्थ में ये। इस तरीके की आपने शेड्यूल बनी हुई देखी होगी, उसको बोलते हैं हम अनुसूची। और पार्ट या भाग का मतलब क्या होता है, इनके अंदर जो प्रावधान किए गए हैं उन भागों के अंदर। और फिर आर्टिकल का मतलब होता है जो उसके अंदर लिखा है, भागों के अंदर लिखा है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे अनुसूची क्या होती है। अब हम बात करते हैं संविधान में अनुसूची का प्रावधान कितने थी अनुसूची, और कब हमारी और कैसे कैसे बढ़ी, उन सब की हम बात करेंगे। तो ध्यान से आप लोग समझना, जब 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हो गया था, उस समय अनुसूचियों की बात की जाए तो अनुसूचियों की संख्या उस समय कितनी थी, कितनी अनुसूचियाँ थी, तो वहाँ आंसर आपका हो जाएगा 8। और यदि वर्तमान की बात की जाती है, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, वर्तमान की कंडीशन की बात की जाती है तो वर्तमान में अनुसूचियाँ हैं हमारी 12। 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू होता है तो उस समय अनुसूचियाँ हमारी कितनी होती हैं, 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में कितनी हैं, 12 अनुसूचियाँ। ये भी आप लोग थोड़ा याद रख लेना। अब हम बात करते हैं अनुसूची 1 में लिखा हुआ क्या है, यानी क्या प्रावधान अनुसूची 1 में किया गया है। तो यहाँ पर हम एक एक की चर्चा करते हुए चलेंगे, ध्यान से आप लोग समझना इसको। अनुसूची 1 की हम बात करें तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है, अनुसूची फर्स्ट में प्रावधान किया गया है कि जो भारत है, भारत के राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान इसमें किया गया है। तो किसका प्रावधान किया गया है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। यानी बात हम करें किया गया है कि हमारे कितने राज्य हैं और कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान की कंडीशन में। यदि राज्यों की बात की जाए तो राज्यों की संख्या है 28 राज्य हैं और हमारे 8 कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी हम जिनको बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। इनकी संख्याओं की बात की जाए तो कितनी संख्या है इनकी संख्या है 8। अनुसूची 1 में प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान की कि उस संघ होगा और उसके राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं वो होगा। और राज्य क्षेत्र की हम बात करें तो राज्य शामिल होंगे और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। ये अनुसूची 1 में प्रावधान किया गया है। अब अनुसूची 2 की हम बात करते हैं। अनुसूची 2 में क्या प्रावधान किया गया है।
समझते हुए आप लोग चलना और इसको नोट आप लोग शायद साथ साथ करना या फिर आप लोग बाद में इसको नोट करते रहना। अनुसूची 2 की मैं बात करूं, अनुसूची 2 में क्या प्रावधान किया गया है। जितने भी हमारे पदाधिकारी होते हैं, जैसे यानी इसमें प्रावधान किया गया है, पहले समझ लो लिखा क्या है। इसके अंदर प्रावधान किया गया है जितने भी पदाधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, या फिर विधानसभा अध्यक्ष है, विधान परिषद का अध्यक्ष है, सांसद है, या फिर विधायक है, एमपी या एमएलए है, या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उन सभी के लिए वेतन और भत्तों का प्रावधान अनुसूची 2 में किया गया है। तो इसमें क्या है, अनुसूची 2 में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते व पेंशन का प्रावधान किया गया है। पेंशन का प्रावधान किया गया है, यानी यहाँ हम बात करें तो कौन से हैं, कौन कौन शामिल इसमें होता है, उनकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ध्यान से आप लोग समझना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और ये थोड़ा यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति जब मैं पढ़ाऊँगा तब भी मैं ये बात आपको बताऊँगा। जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के तौर पर वेतन नहीं मिलता है। ध्यान से समझना इस बात को, मैंने क्या बोला है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के तौर पर वेतन नहीं मिलता है। इसको वेतन किसके तौर पर मिलता है, तो इसे राज्यसभा सभापति के तौर पर क्या मिलता है, वेतन प्राप्त होता है। नेक्स्ट और बताऊं, और बात करें तो इसमें कौन शामिल होता है, तो इसमें शामिल होते हैं हमारे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। अगले की हम बात करें, वेतन एवं भत्ते, ये सारे लिखना आपको। अगले की हम बात करें यहाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका प्रावधान आर्टिकल 148 से 151 में किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का इसके वेतन और भत्तों का प्रावधान है। वेतन प्लस भत्ते का प्रावधान और पेंशन का प्रावधान इसमें किया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और मैं बात करूं यहाँ पर और कौन होता है, तो ध्यान से आप लोग समझना। विधानसभा या विधान परिषद के सभापति व उपसभापति। नेक्स्ट, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते। लिखना ये बात, वेतन और भत्ते। अगली यहाँ पर मैं बात कर लूँ ऊपर के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते का प्रावधान।
यानी लोकसभा अध्यक्ष भी, उपाध्यक्ष भी, विधानसभा सभापति, विधानसभा अध्यक्ष, ये नहीं लिखा हो तो मैंने लिख दिया है, विधानसभा अध्यक्ष भी, विधानसभा उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों का प्रावधान अनुसूची 2 में किया गया है। ये भी आप लोग पॉइंट याद रख लेना, इसको साथ आप लोग नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेने का तो मौका मैं आपको देने वाला हूँ ही, परेशान आप लोग नहीं होना है। नेक्स्ट हम बात कर लें इसके साथ ही, और इसी में राज्यपाल भी शामिल कर दिया जाता है। राज्यपाल के वेतन व भत्तों का प्रावधान इसी में किया गया है। वेतन और भत्तों का प्रावधान किसके लिए? जो हमारे राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, स्टेट के गवर्नर होते हैं, उनके लिए वेतन और भत्तों का प्रावधान अनुसूची 2 में किया गया है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं अनुसूची 3 में क्या प्रावधान किया गया है उनके बारे में। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। ऊपर ये सारा मैं साफ ही कर देता हूँ एक बार, तो इसको आप लोग शेयर कर देना देखने के बाद, और लाइक कर दिया करो बीच बीच में, और बीच बीच में शेयर भी कर दिया करो, है ना। इतना अधिक टाइम नहीं लग पाता, लगता हो तो आप लोग, टाइम लगता हो तो शेयर करने में, इसको मत किया करो, पढ़ा करो बस। अनुसूची 3 की मैं बात करूं, अनुसूची 3 में क्या लिखा है? अनुसूची 3। अब अनुसूची 3 में प्रावधान किया गया है, हम इनको वेतन देंगे, भत्ते देंगे, सारे के सारे प्रावधान देने वाले हैं, तो फिर इनके लिए क्यों शपथ का प्रावधान नहीं किया जाए? क्या बिल्कुल किया जाए। तो विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान किया गया है, ओथ का प्रावधान किया गया है, शपथ का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ हम बात करें कौन से शपथ का प्रावधान, कौन कौन से प्रावधान इसमें शामिल होते हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, तो समझना इसमें कौन शामिल होता है। तो वही यहाँ राष्ट्रपति, हालांकि इनकी शपथ का प्रावधान अलग भी है, राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति का प्रावधान अलग है, अनुसूची 3 से अलग। आर्टिकल नंबर जब आप लोग पढ़ेंगे 61, 60 आप लोग पढ़ेंगे, 60, 61, वहाँ पर इनका प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 60 में प्रावधान है, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ उपराष्ट्रपति को भी आप लोग ना लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिसका अनुसूची 3 में प्रावधान नहीं है, शेड्यूल 3 में प्रावधान नहीं है, तो बात हम करें शेड्यूल 3 में प्रावधान किसका नहीं होता है? एक तो राष्ट्रपति का नहीं है, और राज्यसभा सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति का नहीं है। ये भी आप लोग याद रख लेना। तो यहाँ अगले हम बात करें, लिख लो वैसे इसके साथ ही, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यसभा सभापति लिख लो यहाँ इसको, राज्यसभा सभापति। नेक्स्ट यहाँ पर वही लोकसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य इसको बोलते हैं सांसद, और यहाँ इसके साथ दूसरा विधायक। अगले की मैं बात करूँ, यहाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको बोलते हैं कैग। क्या बोलते हैं? कैग।
परीक्षक, CAG, कंप्ट्रोलर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सारा कंप्लीट बढ़िया से इसके बारे में इतना बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। आर्टिकल 148 में क्या लिखा है, 149 में क्या लिखा है, 150 में क्या लिखा है, 151 में क्या लिखा है, इन सब के बारे में आपको बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। तो आप लोग इसको कंटिन्यू पर देखना है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुसूची 3 में और किसकी प्रावधान किया गया है। संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी की शपथ, यानी जो भी कोई प्रावधान जब हमने देखा है चुनाव, जब इलेक्शन लड़े जाते हैं तो उससे पहले भी शपथ का प्रावधान होता है। जो यही प्रावधान है संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, यानी उसके लिए आप लोग कैपेबल हो या फिर नहीं, उसकी शपथ का प्रावधान कहाँ किया गया है, अनुसूची 3 में। ये संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी की शपथ का प्रावधान है। अगली मैं बात करूँ यहाँ पर जो हमारे संसद के बाद विधानमंडल या फिर विधानसभा के सदस्यों के लिए भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है, तो उसको भी आप लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या प्रावधान है उसके लिए। तो यहाँ लिखेंगे राज्य विधानमंडल के सदस्यों की, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु, ऐसे लिखो, निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, ये भी आप लोग शपथ, अभ्यर्थी की शपथ, ये प्रावधान किया गया है कहाँ पर, शेड्यूल 3 आप लोग जब पढ़ोगे उसमें प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके संबंध में, जो हमारे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और प्लस दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यहाँ पर उनकी शपथ का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। और ये बात ध्यान से आप लोग मेरे भाई या मेरी बहन अच्छे से समझना, क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है अनुसूची 3 में किसकी शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ध्यान से आप लोग समझना, ना तो शपथ राष्ट्रपति का है ना उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। आप चाहे इसको लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो इसको आप लोग हटा भी सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो एग्ज़ाम में सवाल यहीं से बनता है, तो आप लोग इसको अच्छे से जवाब देना। इसको मैं हटा ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग ऐसा समझेंगे कि इसका प्रावधान है भी। तो ये बात थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखना और अवश्य ध्यान रखना, क्योंकि ये बात ही एग्ज़ाम में सवाल बनाती है और इसमें ऐसा प्रावधान कोई है ही नहीं जो एग्ज़ाम में सवाल बनाए। नेक्स्ट सवाल की हम अनुसूची की हम बात करते हैं, तो अनुसूची नंबर हमारी कौन सी है, अनुसूची 4। अनुसूची 4 की मैं बात करूं तो इसमें किसका प्रावधान किया गया है, अनुसूची नंबर 4। अनुसूची 4 का जब आप लोग उल्लेख करेंगे या फिर इसको देखेंगे तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में संघ और राज्यों के जो क्षेत्र होते हैं उनके कितने आरक्षित सीटें रखी गई हैं या उनके क्षेत्रों का आवंटन किस प्रकार किया गया है, उसका उल्लेख अनुसूची 4 में किया गया है। तो क्या प्रावधान किया गया है यहाँ, राज्यसभा में विभिन्न संघ एवं राज्य क्षेत्रों के स्थानों का आवंटन, यानी
राज्यसभा में विभिन्न संघ एवं राज्य क्षेत्रों के कौन कौन से स्थान कहाँ होंगे उसका प्रावधान कहाँ पर किया गया है, अनुसूची 4 में किया गया है। यानी किस क्षेत्र के लिए सीटें राज्यसभा में होंगी उनके लिए प्रावधान कहाँ किया गया है, अनुसूची 4 में किया गया है। हालांकि जब हम जो अपना संविधान संशोधन 104वें नंबर का है उसमें 10 वर्ष के लिए सीटों के रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया है, जो हमारी लोकसभा में और राज्यसभा में। ये भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ याद रख लेना, नहीं तो मैं रिजर्वेशन जब संविधान संशोधन 104 आपको पढ़ाऊँगा तब भी मैं इस बात को बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ध्यान से आप लोग याद रख लेना इसमें क्या लिखा है। तो राज्यसभा में विभिन्न संघ एवं राज्य क्षेत्रों के स्थानों का आवंटन। अब हम बात करते हैं शेड्यूल 5 यानी अनुसूची 5 में क्या प्रावधान किया गया है। अनुसूची 5 आप लोग जब पढ़ोगे तो वहाँ प्रावधान किया गया है अनुसूची 5 में। जो अनुसूची 5 है उसमें प्रावधान किया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के अनुसूचित जाति व या इसको एसटी लिख लेंगे, SC ST व अनुसूचित जाति व जनजातियों के प्रशासन संबंधी प्रावधान, प्रशासन संबंधी प्रावधान किया गया है। इसमें जो हमारे अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हैं उनके लिए विशेष प्रावधान कहाँ पर किया गया है, अनुसूची 5 के माध्यम से किया गया है संविधान में। अब यहाँ पर बात की जाती है कि कौन से राज्य हैं जिनको छोड़ा गया है, तो यहाँ याद रख लेना उन राज्यों का नाम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिनको छोड़ा गया है। यानी ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के क्षेत्रों को छोड़कर अनुसूची 5 में प्रावधान किया गया है। और जब आप लोग अनुसूची 6 पढ़ोगे, ध्यान से आप लोग समझना, अनुसूची 5 में तो प्रावधान इनको छोड़कर किया गया है, ये राज्य जो हैं इनको छोड़कर किया गया है, SC और ST के प्रशासन संबंधी प्रावधान। अब अनुसूची 6 में क्या प्रावधान है, अनुसूची 6 में आप लोग पढ़ोगे तो अनुसूची 6 में इन राज्यों के लिए लिखना है आपको, इन सभी राज्यों के लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो छोड़े गए राज्य हैं इनके SC और ST से संबंधित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान अनुसूची 6 में किए गए हैं। इनको लेकर के असम को, मेघालय को, त्रिपुरा और मिजोरम को लेकर के, ये भी आप लोग बात याद रख लेना। अब हम बात करते हैं अनुसूची 7 में क्या लिखा है, तो यहाँ लिख लेना इसको, अनुसूची 6 में क्या है। अनुसूची ये 6 है, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग पहले, उसके बाद हम अनुसूची 7 की बात करते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। और साथ के साथ आप लोग नोट्स बनाना, ये स्क्रीनशॉट ले तब तक कब कितने सारे स्टोर करोगे आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग नोट्स बनाया करो साथ के साथ क्लास के देखने के साथ ही। अनुसूची यहाँ पर लिखना है आपको 7। अब अनुसूची 7 में प्रावधान किया गया है जो भी विषय होंगे, यानी राज्य के संबंध में विषय राज्य के संबंध में होंगे या फिर केंद्र के संबंध में होंगे या फिर दोनों के संबंध में होंगे, यानी दोनों के संबंध में होंगे, तो उनके सभी विषयों का प्रावधान कहाँ पर किया गया है, अनुसूची 7 में किया गया है। तो आप लोगों को क्या लिखना है इसमें विषय संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
विषय संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यानी यहाँ पर मैं बात करूँ किए गए हैं, सारे के सारे यदि मैं बात कर लूँ यहाँ पर जो विषय संबंधी प्रावधान हैं कि कौन सा विषय राज्य के लिए दिया जाए या कौन सा केंद्र के लिए दिया जाए या फिर कौन सा दोनों को लिए रखा जाए, यानी कितने विषय किसके लिए रखे गए हैं और उसको किस आधार पर बांटकर इन्होंने रखा है। तो यहाँ पर विषय 3 आधारों में रखे हैं। एक तो रखा है संघ सूची, और दूसरे की मैं बात करूं तो राज्य सूची है, राज्य सूची, और थर्ड की मैं बात करूं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ये आप याद कैसे रखेंगे, ध्यान से आप लोग समझना है ना। हर चीज़ आसान है और आप लोग ये ध्यान रखें, सफलता का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सफलता का कोई अधूरा रास्ता नहीं है। उसके लिए सिर्फ आपको लगातार मेहनत ही करनी होगी यदि आपको सफलता लेनी है तो। संघ सूची की मैं बात करूं तो इसमें 100 विषय पहले कितने थे, इसमें प्रारंभ में 97 विषय थे, 97 विषय थे। इसको भी मैं साफ यहाँ पर कर देता हूँ। और वर्तमान की कंडीशन बात करें तो हम वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100 विषय। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पर राज्य सूची के संबंध में, तो राज्य सूची में कितने विषय हैं और कितने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो राज्य सूची के संबंध में बात हम करें तो राज्य सूची में इसमें सबसे पहले प्रारंभ में 66 विषय थे, 66 विषय थे। क्या इनके अंदर विषय थे उनको जानने की ज़रूरत आपको नहीं है, पर कितने थे ये जान लेना ज़रूरी है। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में घट चुके हैं और कितने रह गए हैं? 61 विषय हैं। यानी ऐसे संबंधी प्रावधान हैं, 61 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्यों को है। और सारे के सारे प्रावधानों पर भी केंद्र क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। यदि कोई भी मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का हो जाए तो वहाँ पर अधिकार किसको होता है? कानून बनाने का केंद्र को अधिकार होता है। ये आप लोग याद रखना। और केंद्र के साथ ही जैसे केंद्र को बनाने का अधिकार है तो केंद्र ही राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर उसी का कानून मान्य होगा। ये भी आप लोग याद रख लेना, केंद्र का कानून मान्य होगा। और यदि किसी भी 2 विषयों में टकराव हो जाता है तो उसके संबंध में भी केंद्र के द्वारा लागू किया गया कानून ही मान्य होगा। ये भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट हम बात करें समवर्ती सूची। समवर्ती सूची प्रारंभ में कितने विषय थे? तो प्रारंभ में विषयों की संख्या थी 47। अब हम बात करें वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान विषय कितने हैं? 52 विषय हैं। 52 विषय का प्रावधान किस में किया गया है? अब वर्तमान में। ये भी आप लोग थोड़ी सी बात याद रख लेना। ये है अनुसूची 7 में 3 भागों में इनको प्रावधान किया गया है विषयों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची की बात हम करें तो कितने विषय हैं? 100 हैं वर्तमान में। कितने थे? 97। राज्य सूची की बात करें कितने थे? 66 थे, वर्तमान में 61 हैं। और समवर्ती सूची की हम बात करें 47 हैं, वर्तमान 52। ये भी आप लोग याद रख लेना। अब हम बात करते हैं अनुसूची 8 की। पता है 22 भाषाओं का प्रावधान है, सभी को पता है इस बात का। अनुसूची 8, अनुसूची 8, अनुसूची 8 में क्या प्रावधान किया गया है? भाषाओं का प्रावधान किया गया है। 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया है। और यदि मैं बात करूं पहले कितनी भाषाएं थी मूल रूप में, तो 14 भाषाएं थीं। 14 भाषाएं मूल रूप में थी, मूल रूप में थी।
यानी सबसे पहले संविधान की बात वहाँ की जाती है तो कितने भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं। और वर्तमान की मैं बात करूँ तो कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? तो आंसर होगा आपकी 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी कब जोड़ी गई जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको उनको लिखवा देता हूँ कौन कौन सी हमारी जोड़ी गई थी। सबसे पहले की मैं बात करूँ 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को, सिंधी भाषा जोड़ी गई। नेक्स्ट हम बात करें अगले जो अपना प्रावधान आता है नेक्स्ट, उसके बाद हमारा 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। तो इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, यहाँ लिख लो 71वां संविधान संशोधन 1992 1992। कौन सी? कोंकणी, अगली मैथिली और नेपाली। इन भाषाओं को कहाँ पर जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन की सहायता से। कोंकणी, मैथिली बाद में जोड़ी गई, यहाँ पर लिख लो मणिपुरी है ये, मैथिली नहीं, कौन है? मणिपुरी। डोगरी, मैथिली, संथाली हो, इन सभी को बाद में जोड़ा गया, हालांकि उनकी भी मैं बात यहाँ पर करता हूँ। नेक्स्ट हम बात करें अगली कब जोड़ी गई, तो अगला जोड़ा गया 2003 में प्रावधान किया गया 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो कौन कौन सी भाषा को जोड़ा गया? एक तो वही जो मैंने अभी साफ की थी, मैथिली, नेक्स्ट संथाली, अगली की मैं बात करूं डोगरी, और नेक्स्ट है बोडो। कौन सी है? बोडो। ये भी आप लोग याद रख लेना। तो कौन कौन सी भाषाएं हो गई हैं ये ध्यान से आप लोग देख लो। कितनी भाषाएं हो गई? 14 थी, उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 3 कौन कौन सी हैं? सामने लिखी हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद मैं बात करूं जो हमारा 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी है? मैथिली है, संथाली है, डोगरी है और बोडो है। ये 22 भाषाओं का प्रावधान अनुसूची 8 में वर्तमान कंडीशन में है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 9 में क्या प्रावधान किया गया है। शेड्यूल 9 की हम चर्चा करते हैं। ये तो थी हमारी 8 अनुसूची जो मूल रूप में थी, 8 जो हमने बात ऊपर कर ली है। अब होंगी हमारी जो बाद में जोड़ी गई हैं। अब ये कब जोड़ी गई ये ध्यान से आप लोग समझना। तो सबसे पहले प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? 1951 में। 1951 में इसे जोड़ा गया। और इसमें प्रावधान क्या किए गए हैं? जितने भी हमारे जमींदारी से संबंधित थे प्रावधान, जमींदारी से संबंधित प्रावधानों को लेकर इसको जोड़ा गया। प्रावधानों को लेकर जोड़ा गया था।
अब यहाँ हम थोड़ी सी बात किसकी कर लें कि जो जमींदारी से संबंधित प्रावधान थे इसको जोड़ा किस लिए गया था। अनुसूची 9 में उन विषयों को, या फिर यदि कोई भी विषय अनुसूची 9 में शामिल कर दिया जाता था तो उस पर संविधान में या फिर सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार नहीं था, यानी उस पर वापस से कोई भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं था। जो भी विषय हमारा संविधान की अनुसूची 9 में शामिल हो जाता था उस पर अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं था, यानी जो हमारा सबसे सर्वोच्च कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसको अधिकार नहीं था इसके संबंध में किसी भी विषय पर अपना सुझाव देने का या फिर अपने निर्णय देने का। पर ऐसी कंट्रोवर्सी आई, उसके बाद विवाद भी हुआ, प्रावधान भी हुआ। तो बाद में प्रावधान हुआ कि इसके विषय जो अभी मैं बात करता हूँ 1973 के बाद के जोड़े गए सारे के सारे प्रावधानों पर भी क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे सकती है। किस आधार पर निर्णय दे सकती है? यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में हनन होता है और वह विषय अनुसूची 3 में शामिल किया गया है और 1973 के बाद वह संविधान में शामिल किया गया है, 1973 के बाद वह प्रावधान अनुसूची 9 में शामिल किया गया है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, प्रावधान कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, उसमें निर्णय दे सकता है। तो ये बात यहाँ लिखने की है। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में इसके ऊपर की बात यहाँ करता हूँ। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और नोट्स आप लोग बनाना है ना स्क्रीनशॉट लेकर, तब तक कैसे काम चलेगा आपका। मैं बात करूं यहाँ पर प्रावधान को क्या संबंधित है, कब क्या गया, तो देखो 24 अप्रैल 1973 के बाद के कानून जो अनुसूची 3 में शामिल हैं, अनुसूची 3 में शामिल हैं, व्यक्ति के मौलिक अधिकार में, व्यक्ति के मौलिक अधिकार में, या नागरिक, यहाँ सब अच्छा सुटेबल रहेगा, फिर भी व्यक्ति लिख सकते हैं। नागरिकता जब हम पढ़ेंगे व्यक्ति कितने प्रकार का होता है वहाँ भी जान लेंगे। तो व्यक्ति के मौलिक अधिकार में हनन होने पर जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक निर्णय या पुनर्वालोकन, न्यायिक निर्णय या पुनर्वालोकन कर सकता है। अब ये प्रावधान कब किया गया, कब से किया गया, तो 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था। कब दिया था? 2007 में। आप लोग याद रख लेना कब दिया था, 2007 में। 2007 में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि जितने भी कानून 24 अप्रैल 1973 के हैं उन सभी पर निर्णय, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार में हनन होता है तो उन पर न्यायिक पुनर्वलोकन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होगा। ये भी आप लोग बात याद रख लेना। राहत दी गई इसके आधार पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके संबंध में। अब इसको 2007 के डेट लिखने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, यदि लिखना चाहो तो 11 जनवरी है ये, 2007 11 जनवरी। नेक्स्ट अनुसूची 10 में क्या प्रावधान किया गया है, अनुसूची 10 की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। अनुसूची 10 में क्या प्रावधान किया गया है। अनुसूची 10 की मैं बात करूं तो अनुसूची 10 में प्रावधान किया गया है 52वें संविधान संशोधन 1985
52वें संविधान संशोधन, ध्यान से समझना अब इस बात को। 52वें संविधान संशोधन 1985 से प्रावधान किया गया कि जितने हमारे दल बदल से संबंधित प्रावधान है, दल बदल से संबंधित होने का मतलब है यदि कोई भी एक सांसद किसी दूसरी पार्टी से जीता है और सरकार बनाने के लिए उसने अपने दल को परिवर्तित कर लिया है। ये बात थोड़ी सी आप लोग समझना, पहले लिख दूं इसमें क्या है। दल बदल से संबंधित प्रावधान कहाँ किए गए हैं? अनुसूची 10 में किए गए हैं। दल बदल को थोड़ा सा आप लोग यहाँ समझो। यदि कोई भी एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये जीता किसी पार्टी से, लिख लो यहाँ कोई भी, बीएसपी लिख लो, सपा लिख लो, कांग्रेस लिख लो, बीजेपी लिख लो, कोई भी पार्टी लिख लो। ये लिख ली हमने यहाँ पर बीजेपी लिखी, अब बीएसपी लिखी। यदि कोई एमपी बीएसपी से जीत जाता है और वह कहाँ शामिल हो जाता है? बीजेपी में शामिल होता है, तो उसके संबंध में उस पार्टी को ये अधिकार होता है कि वह उसकी सदस्यता क्या करा सकती है? रद्द करा सकती है। इन सभी को देखते हुए जो ऐसे प्रावधान पहले नहीं थे कि कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी से दूसरी से जीता और दूसरी पार्टी में ये शामिल हो गया, तो ये सारे के सारे जो प्रावधान थे, इन सभी को देखते हुए ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई कि जो भी एमपी है जिस पार्टी से जीता है उसी पार्टी में रहना चाहिए। यदि उसने पार्टी को परिवर्तित किया है तो उसमें उस पार्टी के मुखिया को यह अधिकार होता है कि वह उसकी सदस्यता को समाप्त भी करा सकता है। ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। तो इस आधार पर दल बदल से संबंधित प्रावधान या दल बदल से संबंधित कानूनों को इसमें जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन 85 के माध्यम से। ये भी आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट की हम बात करें यहाँ पर अनुसूची 11 की। अनुसूची 11 में क्या प्रावधान है? अनुसूची 11 में प्रावधान किया गया है, इसको जोड़ा कब गया है? 73वां संविधान संशोधन 73rd अमेंडमेंट 1993, 1993 73वां संविधान संशोधन। इसमें प्रावधान किया गया जो ग्राम पंचायतें हैं उनके गठन का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? ग्राम पंचायतों के इसको साफ कर दो। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। यानी ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर भी क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। उसका प्रावधान कहाँ पर किया गया? अनुसूची 11 के माध्यम से, जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के प्रावधान है कि 3 आधार पर क्या होने चाहिए हमारी। एक तो जिला स्तर पर जिला पंचायत होनी चाहिए, क्षेत्र पंचायत होनी चाहिए और ग्राम पंचायत होनी चाहिए। यानी स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। ग्राम स्तर पर या जमीनी स्तर पर भी क्या हो? सरकार हो। उसके संबंध में इसको प्रावधान किया गया। कभी कभी यहाँ पर पूछ लेता है अनुसूची 11 में कितने विषय हैं, तो ये भी आप लोग यहाँ लिख लेना। अनुसूची 11 में कितने विषय हैं? यहाँ पर विषयों की संख्या है 29, 29 विषय यहाँ पर शामिल हैं, 29 विषय। ये भी आप लोग याद रख लेना। अनुसूची 12 की मैं बात करूँ, अंतिम और अनुसूची 12। अनुसूची 12 में क्या प्रावधान किया गया है? वही है जो ग्राम पंचायतों को छोड़ा है। तो इसमें किसको दिया गया है? नगर पालिकाओं को। क्या दिया गया? इसमें क्या है? नगर पालिकाओं या फिर नगर निगम के गठन का प्रावधान किया गया। और यहाँ पर क्या है? कौन सा प्रावधान किया गया? तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 से ही
इसको जोड़ा गया। और इसमें कितने विषय शामिल थे ये भी आप लोग यहाँ लिख लो। इसमें 18 विषय शामिल हैं, 18 विषय शामिल हैं, ये भी आप याद रख लेना। 12 की 12 अनुसूची हमने पढ़ी, कौन सी में क्या प्रावधान है, कब किसको जोड़ा गया, कितनी भाषाएं हैं, कौन सी भाषा को कब जोड़ा गया, सभी की हमने चर्चा की है। तो आप लोगों को ये पसंद आया हो ना तो आप लोग इसको शेयर करना और कमेंट्स बढ़िया लिखना। ऐसा मत लिखना कि नाइस है, गुड है, ये ऐसा मत लिखो, उसके बारे में लिखो थोड़ा सा कि ये इम्प्रूव करना है या ऐसे आपको करना चाहिए या बढ़िया ये है। इस तरीके से आप लोग कमेंट्स लिखो उसके बारे में। कुछ ऐसा नहीं है कि नाइस है, नाइस वीडियो, ये कोई कमेंट थोड़ा ही होता है कि नाइस वीडियो, ये सब ऐसा मत किया करो। आप लोग उसके बारे में कमेंट्स लिखो कि ये प्रावधान इस तरीके से हैं, बहुत अच्छा लगा, या जो भी आपको कमेंट्स लिखना है उसके बारे में आप लोग लिखना, शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओके बाय, ऑल द बेस्ट। और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो।